चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बेटा। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। दैट मीन्स बच्चे देखिए, अभी हमने जो कुछ टॉपिक्स पढ़े उसमें हम शेयर्स इशू कर रहे हैं और कंपनी को कंसिडरेशन, कंपनी जब शेयर्स इशू कर रही है तो शेयर्स इशू करने के बदले में कंपनी को सामने से क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है। मतलब मैंने मिस्टर ए को शेयर्स ऑफर करे, इशू करे कंपनी ने, और मिस्टर ए ने कंपनी को क्या दिया? कैश। बट जो आज हमारे पास टॉपिक है वो है बच्चे कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बच्चे 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, मार्क माई वर्ड, आना ही आना है। 100% इस टॉपिक में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में होने वाला है। ठीक है, मीनिंग क्या हो गया? हमने शेयर्स इशू करे बट उसके अगेंस्ट हमने कैश ना लेके अदर देन कैश, दैट मीन्स हो सकता है हमने किसी का बिजनेस टेक ओवर कराओ, बिजनेस परचेज किया हो, कुछ एसेट्स परचेज की हो, और इसके अगेंस्ट हमने उस पार्टी को कैश ना देके अपनी कंपनी की क्या दे दिए बच्चों? शेयर्स दे दिए। तो ये मेरे पास हो गया इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इस टॉपिक में बच्चे हमारे पास एक स्टैंडर्ड एंट्री होती है, ध्यान से समझेंगे। दैट इज सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। मीनिंग समझ लेंगे बच्चे, मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सन्ड्री एसेट्स मतलब यहाँ पे मेरे पास एसेट्स का नाम आ जाएगा, मैं कौन सी एसेट्स ले रहा हूँ। अगर मेरे को एसेट्स का नाम नहीं गिवन होगा यहाँ पे तो मैं सन्ड्री एसेट्स लिखूंगा, और अगर स्पेसिफिकली एसेट्स का नाम बताया जाएगा तो मैं वो उस एसेट्स का नाम लिखूंगा। टू वेंडर का मतलब हो गया बच्चे किससे हम खरीद रहे हैं। अगेन अगर मुझे क्वेश्चन में नाम स्पेसिफिकली बताया जाएगा हम इस पर्सन से खरीद रहे हैं तो उसका नाम आएगा। अदरवाइज हम क्या वर्ड यूज करने वाले हैं यहाँ पे? वेंडर। ये एंट्री होगी बच्चे हमारी फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। अब हमने एसेट्स तो खरीद लिए, अब इस वेंडर को मुझे पैसे देने हैं, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी जी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। बट हम कैश या बैंक यूज नहीं करेंगे, हम इस वेंडर को अपनी कंपनी की क्या दे रहे हैं बच्चे? शेयर्स दे रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो हमारी अगली एंट्री हो जाएगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। देन मेरे पास एंट्री क्या हो जाएगी जी? वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने वेंडर को क्या दे दिए? शेयर्स दे दिए। ठीक है बच्चे, अब ये जो शेयर्स इशू करने की एंट्री है ये मेरी है पार की। अगर हमने वेंडर को शेयर्स इशू करे प्रीमियम पे तो क्या एंट्री होगी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे, ऑलरेडी हमें एंट्री आती है वेंडर अकाउंट डेबिट। वेंडर में एक वर्ड आ जाएगा हमारे पास परचेज कंसिडरेशन, जो कि हमें उस वेंडर को पे करना है। इसकी अमाउंट तो मुझे गिवन होगी। वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम की यही एंट्री होती है ना बच्चे। प्रीमियम हमारे लिए गेन होता है, क्रेडिट साइड में आता है। आप सिक्योरिटीज प्रीमियम या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और बात अच्छे से समझ में आएगी। अब बच्चे क्वेश्चन राइज होता है हमारे पास एमसीक्यू में, आपसे क्या पूछ सकता है कि यहाँ पे ये इस केस में आपने कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे वेंडर को। तो हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, अभी हम करेंगे तो और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कितने हम शेयर इशू करने वाले हैं, इसका फॉर्मूला हो गया बच्चे मेरे पास परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन बच्चे एक वर्ड होता है, मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा। दैट मीन्स मैं कितने शेयर्स, वो कितनी प्राइस मुझे पे करनी है। जो मैंने एसेट्स परचेज किए किसी से, बिजनेस टेक ओवर किया, उसकी परचेज कंसिडरेशन, उसकी प्राइस में क्या पे कर रहा हूँ अपॉन इशू प्राइस, इशू प्राइस ऑफ शेयर। परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस ऑफ शेयर्स। बच्चे ये मेरे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चे समझने की, ये इशू प्राइस से क्या मतलब होता है। इशू प्राइस का मतलब हो गया बच्चे, ध्यान से समझेंगे। अगर मैं शेयर्स इशू कर रहा हूँ पार पे, दैट मीन्स इक्वल्स टू फेस वैल्यू पे, और अगर मुझे फेस वैल्यू क्वेश्चन में 10 रुपीज गिवन है तो न इशू प्राइस हो गया बच्चे मेरे पास 10। बट अगर मैं शेयर इशू कर रहा हूँ प्रीमियम पे, मुझे क्वेश्चन में बताया गया 10 रुपए का शेयर है जी, आप 20% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो 10 + 2 12। तो मेरी इशू प्राइस क्या हो जाएगी? 12। समझ में आई बात?
अगर फेस वैल्यू पे इशू कर रहे हैं तो यहाँ डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ये मेरी क्या कहलाएगी बच्चे, इशू प्राइस। परचेज कंसिडरेशन की जो अमाउंट है मुझे क्वेश्चन में गिवन होगी। क्लियर है? अब चलिए एंट्री शुरू करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ सीखते हैं, फिर इसी में हम देखेंगे और कुछ छोटी छोटी सी चीजें हमारे पास आने वाली हैं। अभी पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू करते हैं। ये हमारी टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक पे पेज नंबर 9.115 क्वेश्चन नंबर 30। क्या कहता है जी, गुडलक लिमिटेड परचेज करता है मशीन कॉस्टिंग ₹10 लाख फ्रॉम फेयर्स डील लिमिटेड। मशीन परचेज की है बच्चे 10 लाख रुपए की, किससे खरीदी है, फेयर्स डील लिमिटेड से। खरीदी किसने, गुडलक ने। तो हमारी जो एंट्रीज हैं अभी पढ़ लेंगे। वेंडर हो गया फेयर डील्स लिमिटेड, कंपनी ने इसका प्राइस पे करा है बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गुडलक लिमिटेड। बच्चे शेयर की फेस वैल्यू 10 है, 25% प्रीमियम पे इशू कर रहा है, 10 लाख रुपीज मेरी परचेज कंसिडरेशन हो गई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एंट्री। पहली एंट्री बच्चे हमने क्या पढ़ी थी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। यहाँ मुझे एसेट्स का नाम बताया गया है, कौन सी एसेट्स परचेज कर रहा हूँ मैं, मशीनरी। तो मेरी एंट्री क्या होने वाली है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर का नाम भी बताया गया, किससे खरीद रहे हैं, फेयर्स डील लिमिटेड से। कितने की परचेज कर रहे हैं बच्चे, 10 लाख रुपीज की। नेक्स्ट एंट्री मेरी क्या हो जाएगी, फेयर्स डील लिमिटेड डेबिट टू, हम क्या दे रहे हैं बच्चे इसको, इक्विटी शेयर दे रहे हैं ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। देखिए वेंडर में तो ऊपर से सेम अमाउंट आ जाएगा जो मेरी परचेज कंसिडरेशन है, कि मुझे 10 लाख रुपीज देने हैं। ठीक है, अब ये 10 लाख रुपीज मैं इसको कैसे चुका रहा हूँ, मैं क्या निकालूंगा जी, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। देखिए इसका भी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। अब ये इशू प्राइस कैसे आएगा, 10 रुपए का शेयर है, मैं 25% प्रीमियम पे दे रहा हूँ, यानी कि 2.5। तो बच्चे जो मेरा इशू प्राइस हो गया वो 12 रुपये 50 पैसे हो गया, 12.5। तो टोटल मेरी परचेज कंसिडरेशन 10 लाख डिवाइड बाय 12.5, तो नंबर ऑफ ईच शेयर्स आ गए बच्चे मेरे 80,000। ठीक है, इधर देखिए अब मैं 80,000 शेयर दे रहा हूँ, एक शेयर 10 रुपीज का है, तो टोटल ये मैंने उसको दी शेयर कैपिटल 8 लाख रुपीज की। सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया 2 लैक्स। सिक्योरिटी प्रीमियम को हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, 80,000 इंटू 2.5। ठीक है, देखो बच्चे किसी को कोई डाउट है तो पूछ। देखिए अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्या कहता है जी, जैन लिमिटेड परचेज करता है मशीन कॉस्टिंग ₹10 लाख फ्रॉम अय्यर लिमिटेड। हमने परचेज क्या किया है, मशीन किससे लिए, अय्यर लिमिटेड से। तो ये अय्यर लिमिटेड कौन हो गया मेरा वेंडर, एसेट्स का नाम क्या हो गया मेरा, मशीन। 50% ऑफ द पेमेंट मैंने कैसे कर दी है बच्चे, चेक से। मतलब ये टोटल अमाउंट है, 50% तो मैंने चेक से पे कर दिया है, रिमेनिंग 50% यानी कि 5 लाख चेक से दे दिया, रिमेनिंग 50% यानी कि 5 लाख रुपीज में कैसे पे कर रहा हूँ, इक्विटी शेयर्स ऑफर कर रहा हूँ उसको, 100 रुपीज का एक है, 25% प्रीमियम पे। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मेरी एंट्री बच्चे हो गई, मशीन अकाउंट डेबिट टू अय्यर लिमिटेड 10 लाख 10 लाख। नेक्स्ट एंट्री, अय्यर लिमिटेड डेबिट 50% बच्चों उसको मैंने चेक से दे दिया, तो 10 लाख का 50%, 5 लाख। रिमेनिंग कितना रह गया बच्चे, 5 लाख। ये मैं उसको कैसे दे रहा हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहा हूँ और प्रीमियम पे दे रहा हूँ, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख रुपीज। अब दोबारा से समझेंगे बच्चे, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएगा,
मेरी परचेज कंसिडरेशन जो रिमेनिंग रह गई वो तो 5 लाख ही रह गई ना। 10 लैक्स में से 5 लाख तो मैंने उसको चेक से कैश से पेमेंट दे दी। अब मेरी 100 रुपीज़ का एक शेयर है, 25% प्रीमियम यानी कि 25 रुपये प्रीमियम पे मैं दे रहा हूँ। तो 5 लाख को डिवाइड कर दूंगा मैं 125 से, तो ये आ गया बच्चे मेरा 4000। तो 4000 इंटू 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू 4 लाख, 1 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। 4000 इंटू एक पे प्रीमियम कितना था 20। देखिए बच्चे को डाउट है तो पूछेंगे। देखिए हम इन दोनों की बच्चे कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। कंबाइंड एंट्री करेंगे तो मेरी क्या बन जाएगी, आईयर लिमिटेड डेबिट 10 लाख, ये डेबिट और डेबिट दोनों प्लस हो जाएंगे 5 लैक्स, टू बैंक अकाउंट 5 लाख, टू शेयर कैपिटल 4 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख। ये एंट्री कंबाइंड भी हो सकती है, सेपरेट भी हो सकती है, बोथ आर राइट। आपसे इस क्वेश्चन में एमसीक्यू में क्या पूछ सकता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट बताइए, नंबर ऑफ शेयर्स बताइए जी कितने आप इशू कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आपसे इस क्वेश्चन में एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ सकता है। आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्व करना आता है, आपने अच्छे से समझा है तो सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाए। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे करते हैं। 29 क्वेश्चन में देखिए बच्चे क्या कहता है, जेड लिमिटेड परचेज करता है फर्नीचर कॉस्टिंग 2,20,000 फ्रॉम सीडी लिमिटेड। एसेट्स कौन सी ले रहा है, फर्नीचर। किससे ले रहा है, सीडी लिमिटेड से। द पेमेंट वाज टू बी मेड बाय इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। बच्चे ये बात मैंने आपको एक दो क्लास पहले भी समझाई थी। अगर प्रेफरेंस शेयर लिखा है तो उससे आपको घबराना नहीं है, ये सिर्फ शेयर की कैटेगरी हो गई। 9% प्रेफरेंस शेयर के ऊपर रेट ऑफ डिविडेंड हो गया। तो ये हम क्वेश्चन में जहाँ भी शेयर कैपिटल लिखते थे वहाँ एज इट इज लिख देंगे और कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी पूरा क्वेश्चन मेरा सेम रहने वाला है। ठीक है जी, जर्नल एंट्री करनी है मुझे जेड की बुक्स में, जेड यानी कि परचेजर की बुक में। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। तो मेरे पास एंट्री बन गई जी पहली तो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सीडी लिमिटेड। मैंने 2,20,000 की एसेट्स परचेज की। अब ये सीडी लिमिटेड को मैं कितने पैसे देने हैं जी, मेरी जो परचेज कंसिडरेशन है वो 2,20,000 है। मैं इसको क्या दे रहा हूँ बच्चे, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे। मतलब जो आप सिर्फ शेयर कैपिटल लिखते थे उसकी जगह वर्ड आपके पास 9% प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा और कोई फर्क नहीं आएगा। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे बच्चे, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। देखिए इशू प्राइस 110 हो गया मेरा, 100 प्लस 10 तो 2,20,000 डिवाइड बाय 110। नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे मेरे 2000। तो 2000 शेयर्स 100 रुपीज का है। 2 लाख, 2000 शेयर एक पे प्रीमियम 10, 20,000। देखो बच्चे कोई डाउट है तो पूछेंगे। अब हम बच्चे इसी टॉपिक के अंदर एक और चीज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। अभी जो मेरी स्टैंडर्ड एंट्री थी वो क्या थी जी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। सन्ड्री एसेट्स का मतलब बच्चे मैं ये वाली एसेट ले रहा हूँ, वेंडर मतलब किससे ले रहा हूँ। क्लियर है? अब मुझे क्या बात समझनी है, अब ये पूरी ना बिजनेस टेक ओवर करेगा लिखा होगा हमारे पास। बिजनेस टेक ओवर करेगा तो उसके अंदर बहुत सारी एसेट्स के नाम देगा और आपको लाइबिलिटीज के नाम देगा। तो एसेट्स हमें पता है जी डेबिट साइड में आ जाती हैं, लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड में आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे वर्ड लिख दूंगा सन्ड्री एसेट्स एंड सन्ड्री लाइबिलिटीज। वेंडर के आगे अमाउंट आना है मेरा परचेज कंसिडरेशन का। ध्यान से समझते हैं। सपोज मैंने पूरा जो बिजनेस टेक ओवर किया उसकी मेरी परचेज कंसिडरेशन है 100 रुपीज। जब मैंने बिजनेस ओपन किया तो उसमें एसेट्स थी बच्चे मेरे पास 150 रुपीज की और लाइबिलिटीज थी 10 रुपीज की। ध्यान से समझेंगे।
ये एसेट्स लाइबिलिटीज ये सब और ये कंसिडरेशन जो परचेज कंसिडरेशन है सारे अमाउंट मुझे गिवन होंगे। ये मेरी फर्स्ट एंट्री की बात हो रही जिसमें मैं सामान खरीद रहा हूँ। अब आप इस एंट्री को चेक करें, क्या आपकी एंट्री बैलेंस हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही जी। डेबिट का अमाउंट है 150, क्रेडिट का है 110। तो डिफरेंस आपका क्रेडिट साइड में आएगा ना, तो बच्चे उसे बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। क्यों बोलेंगे भी बताता हूँ। ये हो गया मेरा कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर। ये बच्चे क्या हो गया? कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर। वाई जी। अब इसे का रीजन समझते हैं बच्चे। देखिए आपने 150 की एसेट्स ली, 10 की लाइबिलिटीज, तो जो नेट आपकी एसेट्स थी वो 140 रुपीज की आई। आप परचेज कंसिडरेशन पे कितने कर रहे हैं? 100 रुपीज। सामान आ रहा है 150 का, पेमेंट कर रहे हैं 100, तो 40 रुपीज तो आप लेस पे कर रहे हो ना। तो जो आप कम पे कर रहे हो तो वो आपको फायदा हो गया। क्या ये वाला प्रॉफिट रूटीन नेचर का है, बार बार होने वाला है? बिल्कुल नहीं। तो इस प्रॉफिट को हम बच्चे क्या बोलते हैं? क्योंकि ये रूटीन नेचर का प्रॉफिट नहीं है तो इसे बोला जाएगा कैपिटल रिजर्व। क्लियर है बच्चे? सभी को इतनी बात समझ में आ गई? एक और एग्जांपल समझते हैं जी। अब देखिए, अब हमने पूरा बिजनेस टेक ओवर करा, उसके अंदर हमारे पास एसेट्स है, लाइबिलिटीज हैं और परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट है। हमने बिजनेस टेक ओवर करा जी, परचेज कंसिडरेशन है 100 रुपीज, एसेट्स थी 70 रुपीज की, लाइबिलिटीज निकली बच्चे उसमें 10 रुपीज की। बहुत सिंपल सिंपल से छोटा सा अमाउंट ले लिया। अब आप चेक करें कि एंट्री बैलेंस हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। डिफरेंस आ रहा है बच्चे डेबिट साइड में। अगर डिफरेंस हमारे डेबिट साइड में आता है तो बच्चे उसे बोलते हैं गुडविल। गुडविल, ये मेरी गुडविल हो गई जी बैलेंसिंग फिगर। वाई रीजन समझते हैं। एसेट्स 70 की, लाइबिलिटीज 10 की, तो जो नेट आपकी एसेट्स है, नेट वर्थ है वो 60 हो गई। नेट वर्थ बिजनेस की। पेमेंट आप कितनी कर रहे हो? 100। आप ज्यादा पैसे दे रहे हो, ठीक है। ज्यादा पैसे देते हैं तो सामने वाले को ज्यादा पैसे हम उसकी गुडविल के लिए देते हैं। दोबारा बता देता हूँ बच्चे, देखिए एसेट 70 की ये अमाउंट मुझे गिवन होगा, लाइबिलिटीज 10 की ये भी गिवन होगा, ये वेंडर वाला अमाउंट भी गिवन होगा। इस वेंडर वाले अमाउंट को हम पीसी यानी कि परचेज कंसिडरेशन भी बोलते हैं, याद रखेंगे। अब हमने एंट्री चेक की, क्या हमारी एंट्री बैलेंस हो रही है जी? नहीं। डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड में। डिफरेंस डेबिट में आएगा तो वो हो गया गुडविल। वाई? ये मेरी एसेट्स, ये मेरी लाइबिलिटीज, तो बिजनेस की जो नेट वर्थ है बच्चे वो तो 60 रुपीज हुई। आप पे कितना कर रहे हैं उसको? 100 रुपीज। आप तो बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं। तो ज्यादा पे हम क्यों करते हैं? सामने वाले को उसकी गुडविल के लिए। क्लियर है? ये दोनों में से एक ही आएगा बच्चे आपके। एक क्वेश्चन के अंदर कैपिटल रिजर्व भी हो गुडविल भी हो, ऐसा नहीं होगा। या तो गुडविल आय होगी या कैपिटल रिजर्व होगा, ठीक है। अच्छा, जो हमारी सेकेंड एंट्री है उस पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो मेरी फर्स्ट एंट्री थी बच्चे, जो जिसमें हम एसेट्स को टेक ओवर कर रहे हैं। सेकेंड एंट्री तो वही होने वाली है, क्या? वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ये एंट्री पार की भी हो सकती है, प्रीमियम की भी हो सकती है। पार की होगी तो यही आ जाएगी, प्रीमियम की होगी तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है, इसको देख लो एक बारी अच्छे से, और कोई डाउट है तो पूछे।